अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का और ऑनलाइन आने का मेरा मकसद ये है, अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का जो इलेक्शन शुरू हुआ था, वो इलेक्शन शुरू होते ही कुछ दिनों में सीईओ साहब ने जो खुद इलेक्शन स्टार्ट किए थे, उन्होंने वो इलेक्शन को फिर से रद्द कर दिए, स्टे लगा दिए। और स्टे लगाने का नतीजा क्या हुआ? जो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट पहले से वक्फ स्कीम के तहत जो पहले इलेक्शन हुआ था, सीईओ साहब ने वो स्कीम को चेंज करके एक नई नहीं पहले थी चैरिटी स्कीम, क्योंकि अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट सबसे पहले चैरिटी स्कीम में ही रजिस्टर्ड था। तो वो चैरिटी स्कीम 2003 में जो पास हुई थी, ये चैरिटी स्कीम को सीईओ साहब ने फिर से पास कर दिए। पास नहीं कि ये स्कीम हमारे ऊपर जबरदस्ती इंपोज कर दिए और ये इलेक्शन इस चैरिटी स्कीम के तहत हो, ऐसा हमारे ऊपर एक जबरदस्ती का इंपोजमेंट सीईओ साहब ने कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का चलता हुआ इलेक्शन रुक गया और अब आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये इलेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है? ये चीज को आज हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मेरी गुजारिश है सभी से थोड़ा सा टाइम निकाले और इसको अच्छे से समझे आखिर तक। दोस्तों, अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट 1953 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ। तब से लेके काफी टाइम तक बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत ही चलता था। और 1995 में जो वक्फ एक्ट आया और वक्फ एक्ट के एनफोर्समेंट के बाद वक्फ एक्ट की सेक्शन 43 के तहत अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट वक्फ में है ऐसा माना जाने लगा। और वक्फ एक्ट के सेक्शन 4 के प्रोविजंस, सेक्शन 5 के प्रोविजंस के तहत बहुत ही लीगल तरीके से गवर्नमेंट जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी हैंडल कर रही है, इसको चैरिटी से निकाल के वक्फ में ट्रांसफर कर दिया। अब वक्फ एक्ट का मकसद क्या है? हर वो वक्फ की प्रॉपर्टी, कौम की जो प्रॉपर्टी है, जो कौम के मकसद के लिए जो भी प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, इसका मैनेजमेंट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन ये मुस्लिम लॉ के हिसाब से होना चाहिए, ये शरिया लॉ के हिसाब से होना चाहिए, पर्सनल लॉ के हिसाब से होना चाहिए। और इसी मकसद के तहत चैरिटी, ये जो लॉ के प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस चैरिटी स्कीम में, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में ये प्रोविजंस का कहीं भी मेंशन नहीं है और ये प्रोविजंस वहां नहीं काम आ सकते हैं। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम लॉ के तहत नहीं बना हुआ है, इसके लिए वहां उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसको ट्रस्ट को, अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट को चैरिटी से ट्रांसफर करके वक्फ में लाया गया। वक्फ में आने के बाद इसको वक्फ के तहत मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए था, लेकिन और चल भी रहा था 2017 से जो इलेक्शन हुआ, लेकिन सीईओ साहब ने जो अभी स्कीम हम पे इंपोज की है, चैरिटी स्कीम, इसके तहत इलेक्शन अटक गया है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चैरिटी स्कीम है क्या। दोस्तों, चैरिटी स्कीम में दो बॉडी है। अरे बेटा, ये ट्रस्ट जो कि क्लॉज 7 के तहत क्लियरली लिखा हुआ है, ट्रस्ट इज अ कमिटी ऑफ ट्रस्टीज, और सेक्शन 17 के तहत जमात इज अ कमिटी ऑफ मेंबर्स। तो ये क्लॉज के तहत दो बॉडी अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के अंदर है, एक ट्रस्ट है और एक जमात है। ट्रस्ट के पार्ट कौन है? ट्रस्ट के पार्ट है ट्रस्टीज, क्लॉज 7, क्लॉज 8 और क्लॉज 17 के तहत। और जमात का पार्ट कौन है? जमात के पार्ट है मेंबर्स, एंड मेंबर्स आर पार्ट ऑफ जमात ओनली। मेंबर्स ट्रस्ट के पार्ट नहीं है। ट्रस्ट के पार्ट नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होता है कि अंबरनाथ मुस्लिम जमात, पहले हमने देखा मेंबर्स में से ही कुछ लोगों को मेंबर्स ही चुनते हैं और इनको ट्रस्टीज बनाया जाता है, और ये ट्रस्टीज मेंबर्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं। मेंबर्स को अधिकार होता है इनसे सवाल पूछने का, मेंबर्स को अधिकार होता है इनको चुन के लाने का और इनको वापस से हटाने का और किसी और को चुन के लाने का। चैरिटी स्कीम में ऐसा ऑप्शन नहीं है। चैरिटी स्कीम में ट्रस्टीज को सिर्फ ट्रस्टी ही चुनेंगे
और मेंबर सिर्फ मुतवल्ली को चुनेंगे। क्लॉज 17A सब क्लॉज 7 में क्लियरली लिखा हुआ है ओनली ट्रस्टीज हैव राइट टू वोट फॉर ट्रस्टीज। क्लॉज 17 में क्लियरली ये क्लॉज में मेंशन है कि ट्रस्टीज ही ट्रस्टीज को वोट करेंगे, ट्रस्टीज को मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। अभी हम ये समझते हैं कि इलेक्शन होगा कैसे, ट्रस्टीज का इलेक्शन कैसे होगा और मेंबर्स इलेक्शन में कैसे पार्ट लेंगे। तो और एज पर दी चैरिटी स्कीम क्लॉज नंबर 10 और क्लॉज नंबर 31 के हिसाब से ट्रस्टीज का जो इलेक्शन होगा वो ट्रस्टीज की जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर होगा और ट्रस्टीज ही ट्रस्टीज को वोट करेंगे। ये क्लॉज में क्लियरली लिखा हुआ है। एक और क्लॉज में लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 17 और क्लॉज नंबर 17C4 में क्लियरली लिखा हुआ है मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर ट्रस्टी। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ट्रस्टीज को ट्रस्टीज ही वोट करेंगे, मेंबर्स को ट्रस्टीज को चुनने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है एज पर दिस स्कीम। आगे अगर हम देखते हैं मुतवल्ली का इलेक्शन हो रहा है, वो कौन करेगा। क्लॉज नंबर 17C3 और क्लॉज नंबर 17C5 के तहत आम जो मेंबर्स है वो मस्जिद के अंदर बैठकर हर साल मुतवल्ली का इलेक्शन करेंगे और मुतवल्ली के लिए वोट करेंगे और मेंबर्स को सिर्फ मुतवल्ली को ही वोट करने का अधिकार है। मेंबर्स को ट्रस्टीज को वोट करने का अधिकार ये क्लॉज में ये स्कीम में कहीं भी नहीं है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है जहां पे मेंबर्स ट्रस्टीज को चुन नहीं सकते, ट्रस्टीज अलग है, मेंबर्स अलग है, ट्रस्टीज का इलेक्शन अलग है, मेंबर्स को इलेक्शन का ऑप्शन ही ट्रस्टीज के पास, मेंबर्स के पास ट्रस्टीज को इलेक्शन करने का ऑप्शन ही नहीं है इस स्कीम के तहत। आगे हम समझते हैं ट्रस्टीज का टेन्योर 5 साल का है, मुतवल्ली का टेन्योर 1 साल का है। हर 5 साल के बाद ट्रस्टीज इसी तरीके से खुद इलेक्शन कंडक्ट करेंगे और ट्रस्टीज को ही चुन लेंगे। जो भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, समझो किसी मेंबर्स के रेजिग्नेशन की वजह से या डेथ के वजह से अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो ये ट्रस्टीज आम जो मेंबर्स है इनमें से जिस किसी को भी ट्रस्टीज चाहते हैं उसको ये लोग इलेक्ट करके ट्रस्टीज की कमिटी में, ट्रस्टीज के बॉडी में एज ए ट्रस्टी शामिल कर सकते हैं। ट्रस्टीज का इलेक्शन कैसे होगा तो ये प्रोसीजर भी ये स्कीम में लिखा हुआ है एज पर क्लॉज 15(4) एंड क्लॉज 31। प्रेसिडेंट और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टीज मिलके 2/3 मेजॉरिटी से एक कमिटी अपॉइंट करेंगे 3 या 5 लोगों की। ये कमिटी आम मेंबर्स में से भी हो सकती है या जैसा प्रेसिडेंट और ट्रस्टी डिसाइड करेंगे, इसके बारे में कोई क्लॉज मेंशन नहीं कि किसको लेंगे, बट ट्रस्टीज ये कमिटी में नहीं रहेंगे। और ये ट्रस्टीज जो कमिटी फॉर्म करेंगे, ये कमिटी का नाम होगा इलेक्शन कमिटी और ये इलेक्शन कमिटी एज पर क्लॉज 15(4) एंड क्लॉज 31 इलेक्शन ऑफ द ट्रस्टीज लेने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कमिटी की होगी, जिसके अंदर ये कमिटी ट्रस्टीज की बोर्ड मीटिंग बुलाएगी और इस बोर्ड मीटिंग में ट्रस्टीज को इलेक्ट किया जाएगा और वोट करने वाले भी ट्रस्टीज ही होंगे। मतलब बहुत ही एकदम अलग अंदाज की ये मीटिंग, ये इलेक्शन होगा जिसमें ट्रस्टीज खुद को ही इलेक्ट कर लेंगे। ऐसा ये स्कीम में ये क्लॉज है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्कीम के अंदर ऐसा क्लॉज मेंशन किया हुआ है। और मुतवल्ली का इलेक्शन कैसा होगा, प्रेसिडेंट और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टीज मिलके जुमा के दिन मस्जिद के अंदर एज पर क्लॉज 17C1 और क्लॉज 17C सब क्लॉज 2 आम जो हमको बुलाएंगे मेंबर्स को और ये मेंबर्स को उंगली उठा के इलेक्शन करने बोलेंगे और मुतवल्ली को चुन लिया जाएगा। हम समझते हैं एक और बहुत ही मजेदार पॉइंट इसके अंदर ऐसा है कि क्लॉज नंबर 17D(5) के अंदर मेंशन है कि अगर प्रेसिडेंट और ट्रस्टीज चाहे तो मुतवल्ली के जरिए मुतवल्ली को ऑर्डर देके किसी भी मेंबर की मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं।
लेकिन अगर मेंबर्स चाहे तो किसी भी ट्रस्टीज को उसके पोस्ट से नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? क्योंकि जब हमने उनको इलेक्ट ही नहीं किया है, हमको इलेक्ट करने का पावर नहीं है, तो हमको हटाने का तो पावर सवाल ही नहीं आता इसके। ये स्कीम में मेंबर्स ट्रस्टीज को ना ही इलेक्ट कर सकते हैं और ना ही उनको चेंज कर सकते। एक और बहुत ही मजेदार स्कीम है, बहुत ही मजेदार क्लॉज है, क्लॉज 4 और क्लॉज 5-7 के अंदर ट्रस्टीज का काम क्या है। ट्रस्टीज जो है वो ट्रस्ट के अफेयर्स को हैंडल करेंगे और क्लॉज 17 और 17D के हिसाब से मुतवल्ली मस्जिद के अफेयर्स को हैंडल करेगा। मस्जिद का मेंटेनेंस, मस्जिद के अखराजात, मस्जिद का जो भी रिपेयर का काम है, मस्जिद की जो जिम्मेदारी है उसको मुतवल्ली हैंडल करेंगे। ट्रस्ट की जिम्मेदारी ट्रस्टीज हैंडल करेंगे। अब समझते हैं ट्रस्ट की ऐसी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा पावर जो ट्रस्टीज के हाथ में ये स्कीम में आता है। तो क्लॉज 26 के तहत अगर ट्रस्टीज चाहे, मैं पढ़ता हूं, बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज हैव अथॉरिटी और आर एम्पावर्ड टू सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट। इतना बड़ा पावर ट्रस्टीज को ये स्कीम के अंदर दिया हुआ है क्लॉज 26 के अंदर कि अगर ट्रस्टीज चाहे तो किसी भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि कोई एकदम प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट बहुत हॉट लोकेशन में है तो इस प्लॉट को ये लोग बेच देंगे और इतना ही साइज का कोई और प्लॉट रिमोट एरिया में या जंगल में कहीं खरीदेंगे और वो प्लॉट ट्रस्ट के नाम पे कर देंगे। ये पावर ट्रस्टीज को है और ट्रस्टीज इसके बेनिफिशियरी है एज पर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। इसका पैसा ट्रस्टीज खुद भी रख सकते हैं एज पर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। ये जो प्रॉपर्टीज है इसका पैसा या इससे जो इनकम आ रही है या जो कलेक्शन आ रहा है, ये कलेक्शन का पैसा ट्रस्टीज खुद भी रख सकते हैं। दे कैन बी बेनिफिशियरी एज पर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। लेकिन जो वकफ एक्ट 1995 का फॉर्म हुआ है, इसका सेक्शन 51 अगर हम देखें तो सेक्शन 51 में क्लियरली मेंशन है कि वकफ की जो प्रॉपर्टीज है इसको ट्रस्टीज एलिनिएट नहीं कर सकते, ना ही तो बेच सकते हैं, ना ही तो एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही तो मॉर्गेज कर सकते हैं। ये पावर्स ट्रस्टीज के पास नहीं है। वकफ एक्ट के अंदर ट्रस्टीज की पावर्स को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है और ट्रस्टीज डेमोक्रेसी से इलेक्ट होके आते हैं। एक और मजेदार पॉइंट इसके अंदर ये है क्लॉज 17A(5) जो सबसे मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंबर्स हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द ट्रस्ट। हम मेंबर्स ट्रस्ट में कोई हक नहीं रखते हैं ट्रस्ट के मैटर्स में इंटरफेयर करने का, ना ही तो सवाल पूछने का। पैसा कलेक्शन हुआ, वो कहा गया, ये मस्जिद में अगर कोई काम है पेंडिंग, वो काम क्यों नहीं हो रहा है, मस्जिद में जो प्रॉब्लम्स है, अगर छत गल रही है वो छत क्यों रिपेयर नहीं हो रही है, मस्जिद का कोई चीज खराब हो गया, कोई दीवार खराब है, कोई रिपेयर की जरूरत है, क्यों नहीं हो रहा है, हम नहीं पूछ सकते। इतना तक कि अगर ट्रस्टीज ने किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया या कोई ट्रस्टी किसी प्रॉपर्टी को कब्जा करके पर्सनल बेनिफिट में, पर्सनल नाम से चला रहा है, अपने कंट्रोल में रख रहा है, हम ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों ये प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो, ये तो वकफ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एज पर मुस्लिम लॉ मैनेज होनी चाहिए थी। एज पर वकफ एक्ट 1995 के ये प्रॉपर्टीज तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से मैनेज होना चाहिए था। ये प्रॉपर्टीज के जो ये प्रॉपर्टीज की जो बेनिफिशियरी है वो आवाम होना चाहिए था। आप कैसा बेनिफिशियरी हो गए, ये सवाल करने का हमको अधिकार ये स्कीम में नहीं है। दोस्तों, एज पर वकफ एक्ट, जब वकफ का एक्ट फॉर्म हुआ और वकफ का एक्ट एनफोर्स हुआ, वकफ एक्ट एनफोर्स करने के बाद में इसका मेन जो मकसद था, इसका ऑब्जेक्टिव जो था वकफ एक्ट का, वो ये था कि जो भी वकफ है, वकफ का मतलब क्या है, वकफ का मतलब परमानेंट डेडिकेशन टू अलमाइटी। कोई भी प्रॉपर्टी को अल्लाह ताला की राह में हमेशा के लिए दायमी डेडिकेट कर देने को वकफ कहते हैं। और जब परमानेंट डेडिकेशन हो जाता है तो ट्रस्टीज जो है वो कभी भी वो प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी नहीं हो सकते, या ट्रस्टीज वो प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकते। जो प्रॉपर्टी अल्लाह की है उसको बेचने का हक किसी को भी नहीं है। वकफ एक्ट के हिसाब से, वकफ एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है।
और इस हिसाब से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट होता है तो वो मैनेजमेंट कौम की भलाई के लिए होगा, वो मैनेजमेंट कौम के हक में होगा। और अगर चैरिटी कमिश्नर की स्कीम या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर अगर कोई भी स्कीम फ्रेम होती है और उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए लिया जाता है तो प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी ट्रस्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में फैसले लेने के पूरे अधिकार और पूरा हक सिर्फ ट्रस्टी के पास है। ट्रस्टीज उसके प्रॉपर्टीज को बेच के खुद पैसा रख सकता है या प्रॉपर्टी ग्रैब भी कर सकता है और मेंबर्स को इसके बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है। दोस्तों, इसके खिलाफ हमने वक्फ बोर्ड में केस किए हुए हैं। हमारी टीम इसके खिलाफ केस की हुई। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, हम ये जानते हैं जब चैरिटी स्कीम लागू होगी तो होगा क्या। अब ये जो चैरिटी स्कीम लागू हो गई है तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, इससे डिफरेंस क्या आ रहा है अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के इलेक्शन में। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अब जो ट्रस्टी है यही लोग फिर से अपने आप को ट्रस्टी इलेक्ट कर सकते हैं। इनको ये इलेक्शन के लिए ना ही तो आवाम के पास जाने की जरूरत है, ना ही तो इनको मेंबर्स बनाने की जरूरत है। ये बंद कमरे के अंदर अपनी एक मीटिंग बुला के खुद को इलेक्ट कर सकते हैं। और बस यही वजह है कि अम्बरनाथ में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसी स्कीम बना रहे हैं, कुछ यहां से आएंगे, थोड़े वो ग्रुप से आएंगे, थोड़े ये ग्रुप से आएंगे, थोड़े कोई और ग्रुप से आएंगे और सब मिलके आपस में सहमति के साथ एक मीटिंग के अंदर ये फैसला कर लेंगे कि ट्रस्टीज कौन बनेगा और एक चेंज रिपोर्ट फाइल करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर किसी को भी अब से अगर इस स्कीम के तहत अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना है तो पुराने ट्रस्टी की सहमति बहुत जरूरी है। पुराने ट्रस्टी की सहमति के बगैर वो ट्रस्टी नया नहीं बन सकते। यही वजह है कि सब आपस में एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे को साथ लेके ये सोच रहे कि हम सब ट्रस्टी बन जाए। बहुत अच्छी बात है अगर ये एक इखलास के साथ होता, एक अच्छी नियत के साथ सब एक आते तो इसका हम सब खैर मकदम करते थे, हम मुबारकबाद देते थे, हम आपका साथ देते थे। अगर आप अच्छे नियत से कौम के भलाई के लिए अगर आप आते तो हम सब साथ देते थे। लेकिन ये कौम के भलाई के लिए नहीं आ रहे। इसमें मकसद ये है कि सिर्फ पुराने ट्रस्टी किसी और शख्स को ट्रस्टी ले सकते हैं, तो इनका साथ लेके कुछ और लोग ट्रस्टीज बन के बोर्ड में आना चाहते हैं। ये ट्रस्ट की बॉडी अलग रहेगी और ये ट्रस्ट की बॉडी इसके बाद में यही लोग जब तक चाहते हैं तब तक ये ट्रस्टीज बनते रहेंगे, या ये लोग जिनको चाहेंगे वही लोग ट्रस्टी बनेंगे। आवाम ना तो ट्रस्ट का फैसला कर सकती है, ना ही तो आवाम इन ट्रस्टीज से कोई सवाल कर सकती है। ये कायदे के खिलाफ, ये प्रोसीजर के खिलाफ हमने भी वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट किए हुए हैं और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत फॉलोअप कर रही है कि हम ये चैरिटी स्कीम को कैंसिल कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि चैरिटी स्कीम के तहत इलेक्शन हो। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेसी से हो और वक्फ की स्कीम के अंडर हो। मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी टीम का साथ दें, आप सब हमारा साथ दें और बस ये हो कि ये इलेक्शन अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट और अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट की जितनी कौम की प्रॉपर्टीज है, अदारे हैं, इसको बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए, ऐसा कानून है बस। और ये काम में आप हमारे साथ आइए, आप हमको कॉल करिए, हम आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला जो कौम के हक में हो वो काम हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।